Hello friends, welcome to my channel. Our today's topic is net asset value या net realizable value. आपने जब भी कंपनी का सिक्योरिटी वैल्यूएशन चैप्टर पढ़ा होगा, ये सबसे पहला मेथड आता है जिससे हम एक कंपनी की वैल्यू निकाल सकते हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट मेथड, दैट इज़ नेट एसेट्स वैल्यू, जो कि हमारे चैप्टर सिक्योरिटी वैल्यूएशन का फर्स्ट मेथड है. जब भी कंपनी की वैल्यूएशन निकाली जाती है, सबसे पहला मेथड आता है नेट एसेट्स वैल्यू, यानी नेट रियलाइजेबल वैल्यू, कुछ भी कह सकते हैं. सो इसका फॉर्मूला होता है नेट एसेट्स वैल्यू इज इक्वल टू मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल एसेट्स, यानी जितने भी कंपनी के एसेट्स है, मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, और भी कई सारी एसेट्स हो सकती है, फर्नीचर, कई सारी एसेट्स जो भी होती है कंपनी की, उन सब की मार्केट वैल्यू, यानी मार्केट में उसकी क्या रेट चल रही है, वो लेस कर देंगे उसमें से आउटसाइड लाइबिलिटीज़. आउटसाइड लाइबिलिटीज़ मतलब जितने भी हमारे क्रेडिटर्स हैं, डिवेंचर्स हैं, जितने भी आउटसाइड लाइबिलिटीज़ होती है जिन्हें हमें पैसे देने हैं, वो सारी होती है आउटसाइड लाइबिलिटीज़. आउटसाइड लाइबिलिटीज़ में कौन सी चीज़ें नहीं आती? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, यानी जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स होते हैं कंपनी के, दीज आर नॉट द आउटसाइड कैपिटल, आउटसाइड लाइबिलिटीज़, बिकॉज वो एक तरह से ओनर्स ही होते हैं कंपनी के. सो आउटसाइड लाइबिलिटीज़ में आएगी हमारे डिवेंचर्स, किसी भी तरह की लाइबिलिटीज़ और कोई इंकर हो रही है, क्रेडिटर्स, या और भी किसी तरह का लोन हमने ले रखा है तो दीज आर द आउटसाइड लाइबिलिटीज़. सो नेट एसेट्स वैल्यू कैसे निकलेगी? मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल एसेट्स लेस आउटसाइड लाइबिलिटीज़. सो इन एब्सेंस ऑफ मार्केट वैल्यू, अगर मार्केट वैल्यू नहीं दे रखी है, देन वी हैव नो चॉइस, वी हैव टू टेक बुक्स वैल्यू आर एज्यूम टू बी सेम एज मार्केट वैल्यू, बिकॉज क्वेश्चन तो करना ही पड़ेगा. अगर क्वेश्चन में आपको बैलेंस शीट दे रखी है, उसमें एसेट्स भी दे रखी है बहुत सारी, बट मार्केट वैल्यूज आर नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, देन वी हैव नो चॉइस, वी हैव टू take book value as market value, because it is not clear in the question that what are the separate market values. Note 2 is if contingent liabilities are given. ये जो हमने फॉर्मूला पढ़ा मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल एसेट्स, ये तो निकल जाएगी. अगर क्वेश्चन में नहीं दे रखी होगी तो हम बुक्स वैल्यू ले लेंगे, ये तो हो गया काम, ठीक है. मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल एसेट्स का ईजी है. बट इन आउटसाइड लाइबिलिटीज़, अगर क्वेश्चन में कंटीजेंट लाइबिलिटीज़ भी दे रखी है, देन हम क्या करेंगे? क्योंकि कंटीजेंट लाइबिलिटीज़ तो फिक्स नहीं होती, उनको पेमेंट करनी भी पड़ सकती है, नहीं भी करनी पड़ सकती है, कुछ फिक्स नहीं होता कंटीजेंट लाइबिलिटीज़ का. तो उस केस में हम क्या पढ़ेंगे अभी कि हमें क्या करना है. तो इफ़ कंटीजेंट लाइबिलिटीज़ एग्जिस्ट, देन वी हैव टू चेक फर्स्ट, क्वेश्चन यूजेस जनरल लैंग्वेज सच एज there are high chance of contingent liabilities materializing in future. So अगर क्वेश्चन में दे रखा है कि हाई चांस है, अगर क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ के आपको लग रहा है कि हाँ ऐसे पर्टिकुलर दे रखा है कि हाँ इस कंटीजेंट लाइबिलिटी का हाई चांस है, देन वी हैव टू डिडक्ट फ्रॉम मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट्स, यानी जो आउटसाइड लाइबिलिटीज़ में था उसमें इंक्लूड कर देंगे हम कंटीजेंट लाइबिलिटीज़ को. क्यों? बिकॉज क्वेश्चन में दे रखा होगा कि देयर आर हाई चांस ऑफ कंटीजेंट लाइबिलिटीज़ मैटेरियलाइजिंग इन फ्यूचर, यानी फ्यूचर में हाई चांस है कि वो लाइबिलिटी मानी जाएगी. एंड ऑन द कॉन्ट्रेरी, सेकंड पॉइंट, फर्स्ट का सेकंड पॉइंट, देयर इज़ रिमोट प्रोबेबिलिटी फॉर कंटीजेंट लाइबिलिटी मैटेरियलाइजिंग इन फ्यूचर. अब ऐसा दे रखा है कि रिमोट प्रोबेबिलिटी है. रिमोट प्रोबेबिलिटी मतलब देयर इज़ नील चांस ऑफ मैटेरियलाइजिंग इन फ्यूचर, चांस है ही नहीं बिल्कुल, या बहुत कम चांस है कि वो फ्यूचर में जो लाइबिलिटी है वो मेटेरियलाइज होगी. देन वी हैव टू इग्नोर इट, जस्ट इग्नोर इट. आपको सिर्फ आउटसाइड लाइबिलिटीज़ लेस कर दीजिए, कंटीजेंट लाइबिलिटी को भूल जाइए, इग्नोर कर दीजिए. सो दिस इज़ द फर्स्ट पॉइंट, इफ़ क्वेश्चन यूजेस जनरल लैंग्वेज. सेकेंड पॉइंट इज़ इफ़ प्रोबेबिलिटी ऑफ मेटेरियलाइजिंग ऑफ कंटीजेंट लाइबिलिटीज़ इज़ गिवन, यानी आपको क्वेश्चन में साफ साफ दे रखा है कि इस लाइबिलिटी का कितना % चांस है कि वो मेटेरियलाइज होगी. फॉर एग्ज़ाम्पल, एक 10,000 रुपये की लाइबिलिटी है कंटीजेंट, उसमें दे रखा है कि 60% चांस ऑफ मेटेरियलाइजिंग इन फ्यूचर, यानी
60% चांस है कि वो फ्यूचर में हमारी लाइबिलिटी बनेगी, देन वी हैव टू डिडक्ट व्हाट 60%, यानी 60% निकालेंगे हम 10,000 का, दैट इज़ 6,000, और वो हम डिडक्ट कर देंगे मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट्स में, यानी उस लाइबिलिटी को इंक्लूड कर देंगे आउटसाइड लाइबिलिटीज़ में. सो डिडक्ट कंटिन्यूइंग लाइबिलिटी इनटू 60%. थर्ड पॉइंट इज इफ़ क्वेश्चन इज साइलेंट. क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दे रखा, ना जनरल लैंग्वेज में कुछ ऐसा दे रखा है कि देयर आर हाई चांसेस और रिमोट चांसेस, एंड ऑल्सो इट इज़ नॉट गिवन दैट what are the chances of materializing in future, that is 60% or 80% or 40%. There is no clue in the question. Then deduct. क्यों? Assume that contingent liabilities will materialize in full because of conservative approach. Conservative approach कहती है कि हमें लेस कर देना चाहिए, क्योंकि in conservative approach we have to more conservative about the business. So if question is silent, deduct because we are assuming that contingent liability will materialize in full due to conservative approach, and ignore, assume that amount of liability has remote chances of materializing. If amount of contingent liabilities is too big, यानी जैसे इंश्योरेंस कंपनीज होती है, फॉर एग्ज़ाम्पल इंश्योरेंस कंपनी है, देयर आर थाउजेंड्स एंड मोर देन थाउजेंड्स, मतलब बहुत सारे क्लेम्स उन पे रहते हैं बड़े बड़े अमाउंट के, बिकॉज उनका बिजनेस ही यही है रिस्क का, वो रिस्क कवर करते हैं. अब वो कुछ ना कुछ झोल झाल करके वो क्लाइंट सेटिस्फाई होता नहीं है और क्लाइंट इन पे केस ठोक देता है. सो देयर आर थाउजेंड्स ऑफ केसेस ऑन इंश्योरेंस कंपनीज, या ऐसी कंपनीज जो रिस्क कवर करती है. तो उसमें जो कंटीजेंट लाइबिलिटी का जो अमाउंट होता है वो 100 करोड़ 1000 करोड़ ऐसे होता है. सो इफ़ द अमाउंट इज़ टू बिग देन वी हैव टू इग्नोर इट, बट इफ़ द अमाउंट इज़ स्मॉल लाइक 5,000 10,000 50,000 लाइक दैट, सो वी कैन डिडक्ट. तो आपको समझ में आ गया ये. अगर क्वेश्चन साइलेंट हो तो क्वेश्चन साइलेंट है, पहले आपको देखना है कि अमाउंट कितना बड़ा है, यानी बाकी लाइबिलिटीज़ के कंपैरिजन में वो अमाउंट कितना बड़ा है. लाइक वो अगर 1,000 करोड़ 500 करोड़ 100 करोड़ ऐसे दे रखा है, देन वी हैव टू इग्नोर, बिकॉज इट इज़ द नेचर ऑफ द बिजनेस. ऐसा ही होगा कि उसमें कई सारे केसेस चल रहे होंगे या कुछ ऐसा चल रहा होगा, तो उसमें कंटीजेंट लाइबिलिटी क्रिएट होती जाती है, सॉल्व होते नहीं है केस. बट if the amount is limited amount like 10,000 5,000 50,000, then we have to deduct because हम ये assume करेंगे कि वो materialize होगी full. सो सिंपल सा रूल मैंने बताया आपको. तो हमने कंप्लीट किया अपना नेट एसेट्स वैल्यू मेथड. इसके क्वेश्चंस भी हम आने वाली वीडियोस में कवर करेंगे. एक बार वापस समझा देता हूँ, रिवाइजन छोटा सा. फर्स्ट पहले हमने क्या पढ़ा, नेट एसेट्स वैल्यू की फॉर्मूला क्या होता है. फॉर्मूला होता है मार्केट वैल्यू निकालेंगे एसेट्स की, जितनी भी मार्केट प्राइस चल रही है एसेट्स की उन सबको टोटल करेंगे, लेस कर देंगे आउटसाइड लाइबिलिटीज़ लाइक डिवेंचर होल्डर्स को पेमेंट कर देंगे, और भी ये क्रेडिटर्स वगैरह जितने भी लोन है वो सब डिडक्ट कर देंगे. देन अगर मार्केट वैल्यू गिवन नहीं है देन वी हैव टू टेक बुक वैल्यू एज मार्केट वैल्यू. देन वी स्टडी दैट कंटीजेंट लाइबिलिटीज़ आर एग्जिस्ट. देन वी हैव टू चेक फर्स्ट general language. What is the language of the question? If question says there are high chances of materializing in future, then we have to deduct 100%. If question says there are remote probability of contingent liabilities to materialize in future, then we have to ignore it. तो ये था फर्स्ट पॉइंट. सेकंड पॉइंट, we have to check the question. If question says that there are particular percent of chances like 60% chances of materializing future, then we have to deduct that percent. Like if the contingent liability is 10,000, then we have to deduct 60%, like 6,000. Then the third point is question is silent, there is no clue in the question, then we have to check the amount comparison to outside liabilities. If the amount is too big like in crores 100 crores 1,000 crores, then we have to ignore it. And if the amount is very reasonable like
1,000, 10,000, 50,000, then we have to deduct by assuming that the contingent liability is materialized in full, and we are assuming a conservative approach. तो सिंपल सा पॉइंट था, सिंपल सा मेथड है नेट एसेट्स वैल्यू. आने वाली वीडियोज़ में मैं इसके क्वेश्चंस भी कवर करूँगा.